हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव स्टडी क्लासेस में। और चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए, आप सभी के लिए मॉडल सेट बना के रखा है मैंने, ठीक है। और ये मॉडल सेट आपके एग्ज़ाम में, जो मैथ का एग्ज़ाम आने वाला है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें सिर्फ अभी तक 9 क्वेश्चन कवर किया है मैंने, और आगे लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे आपके लिए। तो बिना देर करे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 3 - √3। 3 - √3 क्या है, ठीक है। तो 3 - √3 क्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें से सही उत्तर होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको और भी अगर इस तरह से कोई भी दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन दे दे तो आपको दिक्कत नहीं हो, बहुत आसानी से आप बना सकें, ठीक है। तो चलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। चूँकि दिया है 3 - √3, ठीक है। तो ये 3 देखेंगे तो 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और माइनस ये क्या है? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होता है? परिमेय माइनस अपरिमेय, यानी परिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। इस तरीके से और भी होते हैं। परिमेय को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे भी जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे आपको आंसर उसी अनुसार आंसर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको प्लस दे देता है अगर यहाँ पे, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय होगा तो क्या होगा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी अपरिमेय ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख करके इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं अगर परिमेय अपरिमेय के क्वेश्चन आ जाते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। अगला दे रहा है 11.23564। 11.23564 इस पे क्या है? रेकरिंग है। रेकरिंग है यानी वो नंबर क्या होंगी? रिपीट होंगी, वो रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। तो ऐसी जो नंबर होंगी 11.23564, फिर 564, 564, ठीक है। ये संख्याएं क्या होती जाएंगी? रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो जो संख्या ऐसी आती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसको जैसे ही आप निकालेंगे डिवाइड करके, तो इसके नंबर में, इसके डिवाइड में जो भी मतलब पॉइंट वो हटा करके जो भी आप नंबर रखेंगे वो संख्याएं इसको परिमेय संख्या के रूप में आ जाएंगी। तो इसमें से जो भी आपको आंसर ऑप्शन नंबर सही आता होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या है? इससे ही रिलेटेड है। इसमें दिया है 5.2333। ये जो संख्याएं हैं पूछ रहा है कि पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि नॉन ऑफ दिस है। तो ये भी संख्याएं क्या है? ये भी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इसका भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर परिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये भी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर 1/√3 क्या है? सॉरी 1/√7 क्या है? तो 1/√7 जो है 1/√7, ठीक है। कह रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि सम संख्या है कि नॉन ऑफ दिस है, ठीक है। चूंकि 1 क्या है अगर इसको देखा जाए तो P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। तो P हमारा क्या है और Q क्या है? P/Q के रूप में तो ये तो लिखा हुआ है, लेकिन Q बराबर क्या है? 0 भी नहीं है। लेकिन ये जो नंबर जो है √7, ये क्या है? ये कटने वाला नहीं है, यानी कटता नहीं है नंबर। जो नंबर नहीं कटता है वो क्या हो जाता है? वो संख्या अपरिमेय हो जाता है। इस तरह से 1/√7 हो जाएगा, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है।
इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। 1/√7 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, कुछ में क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में देता है कौन सा बहुपद है और किसी में देता है कौन सा बहुपद नहीं है। इसमें दिया हुआ है कौन सा बहुपद नहीं है, तो a √5x² - 3√2x + 4 या 1/4x³ - 3x² + 1/√3x + 2 या x + 1/x या 3x² + 4x + √3। तो बाकी जो देखा जाए सभी संख्याएं ये भी क्या होगा, परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ठीक है, सॉरी, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये तीनों बहुपद है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर इसको निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, x + 1/x। ठीक, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा इसका x² + 1/x। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये संख्याएं ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग आगे की ओर। प्रश्न संख्या 6 करा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य कौन कौन से हैं। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य पूछ रहा है। चूंकि इसमें देखेंगे कि किस फॉर्म में है, ax² + bx + c इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो मतलब क्या, ये द्विघात बहुपद है। अगर ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो आपको और भी चीज़ें कुछ ध्यान देनी होंगी कि इसके शून्य कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए आपको पता ही है कि जो नंबर है उसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2, 3, यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आता है, 6 आता है। यानी इसको 2 और 3 में इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² - 2x - 3x + 6, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, कॉमन निकाल देते हैं, x - 2 हो जाएगा और इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक किसी नंबर को हम लोग रख लेंगे, इन दोनों को एक साथ और इसको एक साथ, यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, x - 2 और x - 3। ठीक है, बाकी हम लोग इसको बारी बारी से हम लोग निकाल लेंगे। x - 2 = 0 निकालेंगे एक तरफ और x - 3 = 0 निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये जाएगा तो दूसरी साइड 3 हो जाएगा। यानी कि अल्फा का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा और बीटा का वैल्यू 3 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से जो भी हमारे ऑप्शन में ये होगा 2 और 3, ठीक है, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि द्विघात बहुपद जो है वो जो द्विघात बहुपद है इसके शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालना बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है हमारा कि भाज्य a और भाजक b के लिए a = bq + r में r के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, a = bq + r, ये हम लोग छोटे से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। a = bq + r में r के लिए, r क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं भाजक, इसके बाद से ये क्या है, भाज, ये भागफल प्लस शेषफल, ये ऐसे दिया हुआ है, इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि r यानी रिमाइंडर, जो रिमाइंडर के लिए यानी r के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो दिया है 0 <= r <= b। ठीक है, और दिया है 0 <r <= b, या सी नंबर में दिया है 0
लेस देन इक्वल आर लेस देन बी और आर इज ग्रेटर देन बी। तो हमारा इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष के लिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में दे रहा है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, थोड़ा इसको पहले इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा जगह मिल जाए। हाँ, दे रहा है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इन द्विघात बहुपद क्या है? ठीक है, तो चूंकि दे रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या हम लोग करेंगे, द्विघात बहुपद का पहले तो हम लोग समझेंगे कि फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे दे देता है, कभी कभी बनाने के लिए 2 नंबर में भी दे देता है, इसलिए फार्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें फार्मूला बता देता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का चूंकि दे रहा है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल दे रहा है। मूलों का योगफल कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दे रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दे रहा है कितना, 2, और मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल दे रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। ठीक है, तो इन दोनों के क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूला में फिट कर देंगे तो बहुत आसानी से अब बन जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो ये x² का एज इट इज रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, x की जगह पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, -15। ठीक है, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं रखा जा सकता, इसीलिए इसको क्या करेंगे, सेपरेट करके रखेंगे। अब देखते हैं आगे, x² माइनस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15। तो जिस भी ऑप्शन में आपके x² माइनस 2x माइनस 15 होगा वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही आता है इसमें। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर सी डी होगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा, x² माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है हमारा, समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। वास्तविक एवं अद्वितीय हल संभव नहीं है, या अनेक हल, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन कितना दिया है, 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है, और 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b1, और ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा b2, और ये हो जाएगा हमारा c1, और ये हमारा हो जाएगा c2। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे a1 बाई a2 कितना है, 5/6, b1 बाई b2 कौन सा है, कितना है हमारा वैल्यू, -3/1, और c1 बाई c2 2/2, c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, 2/2। ठीक है, यानी कि ना ही 5/6, नहीं ये बराबर है, नहीं ये बराबर है। ठीक है, यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर ऐसी स्थिति आती है किसी भी समीकरण निकाय में a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, देन ये जो स्थिति होगी वास्तविक
एवं अद्वितीय हल होगी। ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसमें हम लोगों ने 9 प्रश्न सोल्व कर लिया था। अब ये 10वां प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, मॉडल सेट का। ठीक है, पहला 10वां क्वेश्चन है आपका, समीकरण निकाय ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल इसमें से कौन होगा। ठीक है, तो आपको इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया है कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि अद्वितीय हल। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अगर बराबर नहीं हो। ठीक है, यानी कि a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2। तो ये ऑप्शन आपके जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसके लिए अद्वितीय हल कौन सा होता है, a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2। ठीक है, इसमें जो भी आपको ऑप्शन आता है वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारा x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है x प्लस 2y इक्वल 9 दे रहा है और इसमें x इक्वल दे रहा है, वैल्यू हमारा x इक्वल कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है x के जगह पे। x के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, 5 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 प्लस 2y इक्वल 9। ठीक, अब 5 को लेके जाएंगे दूसरी साइड तो ये 2y यही रहेगा, 2y माइनस 5 कितना बचेगा, 2y बराबर 9 में से 5 गया 4। ठीक है, y बराबर निकाला 4/2, ये 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है ये, तो y बराबर 2। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपको y बराबर 2 दिख रहा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से y बराबर b आपका क्या है, सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में है, द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के अभिव्यक्तिकर का मान निम्न से कौन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ये विविक्तर पूछ रहा है, चूंकि विविक्तर यानी कि डी निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चूंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 दिया है। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे कि ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है तो इस फॉर्म में होगा, ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। जब इस फॉर्म में है तो हमारा a का वैल्यू भी दिया है, b का वैल्यू भी दिया है और c का वैल्यू भी दिया है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग a बराबर निकाल लेंगे 3/4, b बराबर निकाल लेंगे -8 और c बराबर निकाल लेंगे -3। ठीक है, तो ये हमारा तीनों आ गया। अब निकालते हैं d बराबर जो होता है विविक्तर, यानी कि d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू हमारा क्या है, इसमें 8 है, तो लिख लेते हैं -8 है, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू हमारा 3/4 मल्टीप्लाई c का वैल्यू कितना दिया है, -3। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 से कितना होता है 64, माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचता है हमारा ये 3 3 जा 9 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो 73। इस तरह से जो हमारा विविक्तर का जो मान है वो कितना हो जाएगा 73। तो 73 जिस भी ऑप्शन में आपका होगा तो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 73 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। ठीक, ये आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा कि d बराबर यानी विविक्तर बराबर होता है b² - 4ac। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन और भी आता है इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। कह रहा है प्रथम 200 प्रकृत संख्या तो प्रकृत संख्या पहले समझ लेते हैं। प्रकृत संख्या क्या है? प्रकृत संख्या मतलब वह संख्या जो 1 से शुरू होकर के, यानी कि गिनती की संख्याएं जो भी होती हैं 1 से शुरू होकर के 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्रकृत संख्याएं। यानी 1 से शुरू होगा इनफाइनाइट तक जाएगा, वो प्रकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, तो प्रकृत संख्या ये तो हमारा प्रकृत संख्या पता चल गया। इसमें भी क्या कह रहा है, तो इसका जो अंतिम पद है ये कितना हो जाएगा? 200। या इसको डिनोट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। नंबर जो जितना नंबर होता है, तो हमारा ये चीज हमें पता चल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन दे आपको, प्रथम प्रकृत संख्याएं दे, पूर्ण संख्याएं दे, सम संख्याएं दे, इतने इतने बीच के सम संख्याएं दे, विषम संख्याएं दे, वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है Sn = n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक है, n बराबर मैंने अभी बताया कि n बराबर जो हो जाएगा हमारा 200/2। प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद हमारा 1 हो जाएगा, प्लस अंतिम पद कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, इसको क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 201 में, तो 201, और इसका जो 2 0 है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से जिस भी ऑप्शन में आपको इस तरह से ये दिया होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से 13 का जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20100। ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। इसको इरेज भी कर देता हूँ। जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, उस फार्मूला को याद कर लेंगे, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है, अब बचा नहीं है समय। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, जो भी क्वेश्चन बनाएं उसको क्वेश्चन के साथ फार्मूला भी लिखने का प्रयास करें, ताकि क्या होगी, इससे आपकी एक प्रैक्टिस होगी और आपको प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा ध्यान भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत भुजाओं में कौन सा अनुपात होगा? ठीक है, तो 2 समबाहु त्रिभुज कह रहा है, समबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो समबाहु त्रिभुज पहले समझ लेते हैं समबाहु त्रिभुज क्या है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं? समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये आपका 3 हो गया, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको मैं बताते चलूं कि सम मतलब क्या होता है? बराबर, और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? समबाहु, जिसकी भुजा
सारे भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में एक भुजा 3 तो सारे भुजा 3, एक भुजा 2 तो सारे भुजा 2, यानी कि समबाहु त्रिभुज में आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 त्रिभुज दे रहा है, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है 9, ठीक है, दूसरा का दे रहा है कितना 4। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, 2 त्रिभुज आपको बना लेना है, बना करके इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता ही होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर 3:2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, P का निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसका पहले फिगर आउट कर लेते हैं, तब इसको समझा देते हैं। हाँ, ये हो गया आपको x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, इसमें कह रहा है y अक्ष से कितना से, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष ये हो गया। ठीक है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, यानी दाईं ओर तो हमारा ये है, तो इधर बढ़ेंगे। ठीक है, अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, तो मान लीजिए ये बिंदु P है, इसका दाईं ओर ये है, ये बिंदु P स्थित है। ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 5 दे रहा है, तो ये एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता ही है कि पहले x लिखा जाता है, इसके बाद से y लिखा जाता है, यानी x हमारा क्या हो जाएगा 5 और y हमारा क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से जो भी आपको ऑप्शन में ये होगा 5 और 0 वो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो x एक्सिस y एक्सिस ध्यान रखेंगे कि y अक्ष से कह रहा है 5 इकाई दाईं ओर, y एक्सिस से 5 इकाई दाईं ओर। अगर बाईं ओर कहता है तो इधर आते हमारा ये माइनस में होता। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है दाईं ओर कह रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा 5 और 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में हमारा दे रहा है a बराबर 2 और -3 तथा b बराबर 2 दे रहा है। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको पता ही होगा कि बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, √/(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो पहले प्रश्न को लिख लें, क्या दे रहा है, a 2 3 दे रहा है, 2 3 2 और -3 x हो गया, x1 y1 हो गया ये, और b दे रहा है आपका 2 2, यानी कि ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब रखते हैं इसका वैल्यू, x2 कितना है हमारा 2 है, √/2 माइनस x1 कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, इतना का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, y2 2 दिया है, y2 2 दिया है, माइनस y3 दिया है 3 मिनट 2 -3 2 2। ठीक है, और ये कितना दिया है हमारा 2 -3 का पूरा का होल स्क्वायर। तो ये 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 इकाई जिसमें होगा
5 इकाई, जिसमें होगा दूरी, बीच की दूरी निकालने के सूत्र से हम लोग बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 इकाई जिस भी ऑप्शन में होगा तो 5 इकाई आपको है डी ऑप्शन में, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 17 है हमारा, हाँ, cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1, cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1 इक्वल, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि या ट्रिगोनोमेट्री में जो भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा हो, किसी का वैल्यू दे रहा है, मान लीजिए कॉस का दे रहा है, साइन का दे रहा है, टेन का दे रहा है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है इसका वैल्यू, क्या कीजिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए 0 1 2 3 4 इस तरीका से कर लीजिए और सबको क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद में क्या कीजिए, 0/4 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन का वैल्यू, साइन ये 0 डिग्री का वैल्यू है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है 0/4 क्या होता है, 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका 1 बट्टा ये 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसके बाद साइन 45 डिग्री का वैल्यू, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 का वर्गमूल क्या होता है, √2 होता है। इस तरीके से साइन 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, 1/√2। और इसके बाद आगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू, 3 का वर्गमूल क्या होता है, √3 होता है, 4 का 2 होता है। ठीक है, इस तरीके से साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा √3/2 और साइन 4/4 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। इसलिए इसका जो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जिस भी किसी का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में निकालना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 1 0 से स्टार्ट करके 4 तक लिख देना है, 0 1 2 3 4। इसके बाद से सारे नंबर को जो आपने लिखा है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी डिवाइड होता है 0/4 कितना होता है, 0 हो गया। इसलिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/4, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरीके से 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद आगे 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, इसको करेंगे तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का वर्गमूल हो जाएगा √2। फिर आगे 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है, 3 का वैल्यू 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, इस तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। आगे बढ़ते हैं, ये 4/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे है एज इट इज इसको पुट कर देंगे हम लोग, तो इसीलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा पूछ रहे हैं यहाँ पर कॉस का ही, तो कैसे निकलेगा कॉस का, वो भी बहुत आसान है। जो भी हमारा साइन का वैल्यू निकला है, साइन का जस्ट क्या करेंगे, उसको पहले लेकर के आएंगे, यानी उसका अपोजिट करते जाएंगे। तो 1 को लेकर के आएंगे पहले, 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर का जो है कितना, √3/2 ये हो जाएगा। इसके बाद से ये बचेगा, ये यही रह जाएगा, क्योंकि ना इधर का ना इधर का, ये बीच में है तो इसको यही रहने देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन कॉस का निकल गया, हमें जरूरत क्या है, कॉस तक। ठीक है, इन थोड़ा सा और आपको टेन का भी यहाँ बता देता हूँ। टेन का कैसे निकलेगा, थोड़ा सा आप इत्मीनान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कॉस पे ही दे। ठीक है, ऐसा तो मैं सेट बना दिया हूँ, लेकिन हो सकता है 10 का भी दे दे, तो वहाँ तो फंसेंगे नहीं हम लोग, क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे अगर पता रहेगा तो। ठीक है,
तो tan इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0/1 क्या होता है, 0/1, यहाँ पे हम लोग 0/4 निकाले थे, कितना 0, यहाँ पे 0/1, चूंकि tan बराबर होता है sin 0 डिग्री बट्टा cos 0 डिग्री, ठीक है। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, यानी 0/1 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसलिए tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या कीजिए, फिर यहाँ वैल्यू रखते जाइए 30 डिग्री, यहाँ रख दीजिए 30 डिग्री, और जो वैल्यू है जैसे कि इसका वैल्यू है 1/2, इसको लिख दीजिए 1/2 और इसका लिख दीजिए √3/2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, इसलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। इस तरीके से आप और भी निकालेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 1/0 क्या होता है, कोई भी नंबर को अगर 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा है, आगे पुट करते हैं, समझते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारा, आप देख लेते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड cos 60 डिग्री का वैल्यू फिर रखेंगे हम लोग 1/2 माइनस 1। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन निकाल देते हैं, तो हाफ और 1 कितना होता है, 1.5 होता है, ठीक है। इसको निकाल लीजिए एलसीएम करके, बहुत आसानी से निकल जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड, ये भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा ये, और ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा इसके पास, तो कितना हो जाएगा -3। तो जिस भी ऑप्शन में आपका -3 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा इसके पास, तो -3 हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, -3 है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ट्रिगोनोमेट्री का ये जो फॉर्मूला है, या ऐसे निकालने का अगर आपको तरीका पता है तो आप बहुत अच्छे से कम 5-7 नंबर बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको याद नहीं कीजिए, इसको ऐसे ही इसको बनाना सीख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से बन जाए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहीं से हम लोग tan 60 का निकाल लेते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना दिया है, √3 आपको किसी भी ऑप्शन में है तो उसको क्या कीजिए, टिक आउट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें से पहले 9 18 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। चलिए हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, चूँकि 18 तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया था क्वेश्चंस, और 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, यानी इसमें से कौन सा होगा, आयत होगा, वर्ग होगा, समलंब होगा, या समचतुर्भुज होगा, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रहा है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो समांतर चतुर्भुज, वो समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, समचतुर्भुज। हाँ, हमारी इसमें से कौन सा सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा, वो समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं अगर एक वृत्त को स्पर्श करती है, जैसे मान लीजिए समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज लेने के बाद जो उसके वृत्त है, ठीक है, उसकी सभी भुजाएं, मान लो ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, और ये भुजा हो गया, ये क्या होंगी, ये जो यहाँ पे इसको स्पर्श, सभी को क्या करेंगी, स्पर्श करेंगी, ठीक है। ऐसे तो एक वृत्त को स्पर्श करती है, वृत्त को, ये वृत्त हो गया, वृत्त को ये क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो समांतर चतुर्भुज ये इसमें से समचतुर्भुज वो कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर।
दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त मान लीजिए ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, दो वृत्त हो गया, ठीक है। दो वृत्त में इसमें इसका अनुपात दे रहा है 3:4। मान लीजिए ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 3:4 में बांटा है, त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो चूंकि जो इसका क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि πr², यानी कि दोनों में क्या करेंगे, अगर तुलना कर लेंगे हम लोग तो इसमें से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो 9:16 आएगा, ठीक है। ऐसे हालांकि देख लेते हैं एक बार बना करके, πr², ठीक है, और दूसरा दे रहा है πr², इसका दे रहा है पाई, इसका दे रहा है कितना 3 का स्क्वायर, इसका दे रहा है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी कि 9:16, यानी कि 9:16 जिस भी ऑप्शन में होगा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों को अगर कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया और दूसरी तरफ एक और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे हम लोग तो πr² कंपेयर करेंगे, एक का रेशियो दे रहा है 3, एक वृत्त का, दूसरे वृत्त का दे रहा है 4, ठीक है। तो πr², यानी पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9:16, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको टेक आउट कर लेते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कितना, 9:16, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस 2πr², ठीक है। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। वृत्त का उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² प्लस 2πr²। तो 2πr से निकालेंगे 2πr का वैल्यू आपका दिया हुआ है, इसमें कितना व्यास दिया है तो निकाल लेंगे। d दिया है 28, तो d बराबर निकालेंगे r/2 होता है, ठीक है। r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है, r बराबर त्रिज्या बराबर d/2, डायमीटर/2, तो डायमीटर दिया है 28/2, यानी कि कितना हो जाएगा 14, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2πr का वैल्यू आपका हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा 14, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, इधर का r का हो जाएगा 14 × 14, ठीक है। आगे कर लेते हैं। 2πr का वैल्यू 14 × 14, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे, कटने वाला होगा तो कटा लेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो करेंगे इसका वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 × 22/7, 22/7, यहाँ भी लिख देते हैं 22/7, ठीक है। तो ये 7 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2πr/h, और h का वैल्यू यहाँ पे छूट गया। h का वैल्यू दिया है 28, h का वैल्यू 20, अच्छा h बराबर 20 दिया है, तो बस बढ़िया से लिख देता हूँ। 2 × पाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 22/7 गुना r का वैल्यू हो जाएगा 14 और h का वैल्यू 20 प्लस 2 × 22/7 गुना r का वैल्यू दिया है 14 गुना 14, 7 से इसको कटा देंगे, 7 दूना 14, इसको कटा देंगे 7 दूना 14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ये 22 दूना 44 दूना 88, ये 88 में 2 से करेंगे, 88 में
8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 प्लस इसका निकालेंगे तो 22 दूना 40 दूना 88, 88 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और चौक को 32 को 3 और चौक को 32, 32 3 35, 1 8 8, 1 8 8, 2 8 5 13, 8 8 3 11, 1 12, यानी कि ये हो जाएगा 1232 और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इन 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर जिस भी ऑप्शन में आपका रहता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 2992। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका सही उत्तर दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr प्लस 2πr स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलेंगे हम लोग फॉर्मूला को, क्योंकि बिना फॉर्मूला का तो बनने वाला है नहीं, इसीलिए आपको इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 प्रश्न संख्या 22 की ओर। संचयी बर्मरता वक्र कहलाती है। तो जो संचयी बर्मरता वक्र है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है संचयी बर्मरता वक्र त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 23 नंबर जो है ये प्राप्तांक 5270663 और 9 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, यानी आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा आरोही में सबसे पहले छोटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 2 3 5 6 5 6 7 और 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद से माध्यिका निकालनी है इसकी। ठीक है, तो देख लेंगे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी संख्या है टोटल गिनने के बाद में आपका जो भी सम संख्या विषम संख्या आती है तो उसको क्या करेंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे n + 1/2 इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, ये विषम के लिए है। सम के लिए भी होता है, सम के लिए होता है n/2, विषम के लिए n/1 + 2। ठीक है, n + 1 n बराबर टोटल कितना है 7 + 1/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि कौन सा चौथा पद नहीं, यानी कि इसमें से जो भी आपका सारा आंसर आएगा वो आपका सही उत्तर होगा। इसमें तो आपको कोई दिया नहीं है चौथा पद। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है 24 नंबर। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासा फेंका जाता है, ध्यान रखें जो पासा है अगर पासा को आप फेंकेंगे एक पासे को फेंकेंगे आपका टोटल जो परिणाम कितना होगा 6 आएगा। ठीक है, और जो 2 पासे फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल परिणाम 6 × 6 यानी कि 6 और 6 2 पासे फेंका जा रहा है एक पासे एक हिस्से के साथ, तो कितना हो जाएगा टोटल जो आउटकम आपका होगा वो 36 होगा। ठीक है, और इसके अगर समान संख्या पाने की यानी कि जो भी संख्या है एक जैसे पाएंगे, मान लो 1 1 हो जाए 2 2 हो जाए, ये संख्या क्या हो जाएगा तो वह 1/6 होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी होगा उससे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे जो भी संख्याएं होती है हमारी, तो इस प्रकार कितना आ जाएगा आपका 1/6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, मान लीजिए कोई सिक्का है, सिक्का को हम लोग उछालेंगे एक सिक्के को, तो चित आने की प्रायिकता जो होगी पहले देखेंगे कि जो सिक्का को उछालेंगे तो उसमें टोटल आउटकम कितने होंगे। तो 2 होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, 2 होंगे। तो 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर में होगा, और चित और पट एक बार फेंकेंगे तो एक ही बार चित आएगा नहीं तो एक ही बार पट आएगा। तो बोल रहा है कि चित पाने की प्रायिकता क्या होगी तो एक ही बार होगा, एक बार सिक्का को फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 जिस भी ऑप्शन में आपका होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 नंबर।
25733336 का बहुलक क्या होगा। ठीक है, बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर इस टाइप से बहुलक देता है निकालने के लिए, तो जो बहुलक मतलब कि टोटल नंबर में जितनी बार सबसे ज़्यादा संख्या में आता है, जितनी बार ज़्यादा संख्या में आए, वही क्या होता है, हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको जो भी संख्या ज़्यादा बार रिपीट होती है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। फिलहाल इसमें देखते हैं हमारा क्वेश्चन में 257336, इसमें बाकी सभी संख्याएं 2 भी है 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम, 3 2 टाइम्स है। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3 और 3 2 टाइम्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा इसका बहुलक कौन सा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना, बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। किसी वितरण के माध्य, बहुलक और माध्य के बीच का मूल संबंध क्या होता है। ठीक है, पूछ रहा है माध्य, बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध। तो जो बहुलक माध्य के बीच मूल संबंध यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये इसका क्या होता है, संबंध होता है। कितना, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हमारा क्या होता है, इसका यही संबंध है। इस ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही उत्तर इसमें से कौन दिख रहा है, आपका सही उत्तर हो जाएगा हाँ 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें कह रहा है x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें माध्य निकालने के लिए दे रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि माध्य का फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि जो भी है फॉर्मूला बेसिस ही है ये सब सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो माध्य बराबर आपको मैं बता दूं, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा fx यानी कि जो भी संख्याएं होती है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, इसको हिंदी में मैं बता देता हूं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग कितना दिया है आपका, माध्य बराबर भी दिया है, माध्य बराबर कितना दिया हुआ है 4, तो माध्य की जगह पे हम लोग 4 लिख लेंगे। और कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, x 3 4 5, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16 हो जाएगा, 5 4 9 3 12, x प्लस 12, इसको 12 को इधर लेकर के आएंगे तो 16 में से 12 घटेगा x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4, तो 4 आपको जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो आज हम लोग अभी तक कवर किए 28 क्वेश्चंस। ठीक है, एक सेट में, और इसके बाद एक और आपको सेट दिया जाएगा, एक और सेट लेकर के आऊँगा मैं आप सभी के लिए। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इस बेसिस पे जो भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो वो उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।